A very good afternoon to all of you, a very good day and once again here comes सौरभ कुमार और आपके लिए मैं फिर आज लेकर आया हूँ आईटी का यूनिट 2। हम लोग आईटी में यूनिट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। करीबन 13 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको बताया है, 12-13 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है और अब हम लोग जो है 14th क्वेश्चन से शुरू करेंगे जो कि यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 2 का जो है हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। यूनिट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है और हम लोगों को कई सारे क्वेश्चन इसमें नहीं करने हैं। यूनिट 1 जितना यूनिट 2 बड़ा नहीं है, ये आज के आज ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आज हम लोगों को लगना होगा, करना होगा और इसी के साथ हम लोग और भी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम लोगों को जो काम करना है वो ये भी करना है कि यूनिट 2 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो साथ ही साथ आप लोग लिखने का भी प्रयास करेंगे। मैं तो यहाँ बता देता हूँ, आप वीडियोज़ देख लेते हो, वीडियोज़ देखने के बाद बैठना नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठना है, उसको लिख लेना है। एक बार ध्यानपूर्वक जो है उसको लिख लेना है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक बताए हैं वो आपको जा चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी उसका लिखा हुआ है, आपके पास ऑलरेडी उसका पीडीएफ है। उस पीडीएफ को एक बार देखें, ट्राई टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस पूरा लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, आप बस 2-3 बार पढ़ लें और उसके या 1-2 बार भी पढ़ लें, जितने बार में आपको याद हो जाता है और उसके बाद स्क्रिबल करें। अच्छा हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पॉइंट्स थे, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, और ये इन सब चीज़ों को आप पॉइंट आउट कर लें। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट्स नॉट द टाइम टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग बिल्कुल जो है आपके लिए सभी लोग लगे हुए हैं। आप लोग मेहनत, सब आप लोगों के मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सभी कुछ सही से चल रहा है, तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट 2 जो कि आपका क्या है, ओएस इंस्टॉलेशन। आप यहाँ पे देखेंगे ओएस इंस्टॉलेशन, लिनक्स एंड विंडोज़ का ओएस इंस्टॉलेशन पढ़ना है। साथ ही साथ यूनिक्स शेल क्या होता है वो पढ़ना है, यूनिक्स कमांड्स पढ़ने हैं और वीआई एडिटर पढ़ना है। मतलब कि कुल मिलाकर के 4 टॉपिक्स हैं और इन 4 टॉपिक्स में मैं आपको बहुत ज़्यादा दूंगा तो 4-5 क्वेश्चंस दूंगा और समझ लीजिए कि इन 5 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब ये है कि 5 क्वेश्चन आपके लिए नेसेसरी है, इसको आपको पढ़ना ही होगा, तभी हम लोग जो है इस पर्टिकुलर चीज़ को कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। मैंने कई बार पहले भी बताया है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं। इन तीनों तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग डिफ़ाइन तो करेंगे ही, साथ साथ हम लोग सॉफ्टवेयर से क्या समझते हैं वो भी बताएंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम द सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स हैं दैट टेल्स अ कंप्यूटर टू डू। मतलब ये सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग कई सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने के साथ साथ हम लोग ये भी एग्जीक्यूट करवाते हैं कि भैया कितना जो है इंस्ट्रक्शन, जितना भी इंस्ट्रक्शन है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग साथ में पढ़ लें, क्या है दिया हुआ है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम द सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। मतलब ये कंप्यूटर को बताता है कि किस समय क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेगी। प्लस और क्या करता है, इन अदर वर्ड्स द सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको दिया जाता है, वह बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको देता है टू एग्जीक्यूट यूजर्स कमांड्स एंड टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, और बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। तो ये जो है आपका सॉफ्टवेयर है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग जो लिख रहे हैं वो है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। तो MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट जो है वो क्या है, आपका
MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट जो है ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये आप लोगों को शायद मालूम होगा, करेक्ट है। खैर एनीवेज, यहाँ देखिए द चार्ट बिलो डिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो नीचे में जो चार्ट है वो दिया हुआ है कि इसमें ये बताया जाता है कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसमें कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सॉफ्टवेयर मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मेनली सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें ही कई सारे बाइफर्केशंस भी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है हम लोग कलिष्ठ नहीं करके इसको थोड़ा आसान शब्दों में हम लोग ये कहेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है इसके 3 पार्ट हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर, याद रखेंगे हम लोग, सिस्टम का सॉफ्टवेयर। सिस्टम का सॉफ्टवेयर मतलब हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम जिस पर चल पड़े, वो उसका सॉफ्टवेयर। तो उसका अगर सॉफ्टवेयर की बातें करेंगे हम लोग तो इसका मतलब ये है कि वो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जिसके थ्रू हम जो यूज़र्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे पाता है, मतलब सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दे पाता है। तो हम एज अ यूज़र, हम सब एज अ यूज़र अगर इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं तो कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के सिस्टम तक पहुंचाए। वो माध्यम क्या होने वाला है? तो वो माध्यम जो है कुछ और नहीं है बल्कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा जो हमारी बातों को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाएगा। ठीक है, आगे देखें तो इसमें देखिए क्या है। System software is a software that directly operates the computer hardware and provides the basic functionality to the users as well as other software to operate smoothly। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्टली ऑपरेट करता है और जितने भी फंक्शनैलिटी हैं उसके बेसिक फंक्शनैलिटी को भी यूज़ करता है। तो ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली कंट्रोल्स अ कंप्यूटर। सिस्टम बेसिकली कंट्रोल्स अ कंप्यूटर। याद रखिएगा हमेशा कि कंट्रोल किसको करता है? पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसके इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जितने भी कंट्रोल्स हार्डवेयर के हैं उसको भी कंट्रोल करता है। और कई सारे हार्डवेयर्स हैं जैसे कि हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, उन सब की कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फीचर्स क्या क्या हैं? तो यहाँ पर कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ क्लोजर टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के क्लोज है। क्यों है? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए ही हम यूज़र्स अपनी बातों को पहुँचा पाते हैं। कहाँ पे पहुँचा पाते हैं? सिस्टम तक पहुँचा पाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लोजर है कंप्यूटर सिस्टम के। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज। ऑब्वियसली सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज पे लिखा जाता है जिसके चलते कंप्यूटर्स उनके जो कन्वर्जेंस है, जो उसका लैंग्वेज है वो जल्दी समझ पाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज। फंक्शनैलिटी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली सिस्टम सॉफ्टवेयर काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसको डिज़ाइन करना, उसको बनाना, क्योंकि बहुत सारी बातों का उसमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट आगे देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ फास्ट इन स्पीड, मतलब इसकी वर्किंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस इंटरैक्टिव फॉर द यूज़र्स। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं है, ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस इंटरैक्टिव टू द यूज़र्स के लिए ये ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्टली हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं।
हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर कम्युनिकेट करना है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम लोग डायरेक्टली एंड्रॉयड पे काम नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप के जरिए एंड्रॉयड के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं। तो व्हाट्सएप क्या हो गया, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया हो, तो वैसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया। MS वर्ड में क्या कर सकते हैं भाई, डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो MS वर्ड में जाओ, स्पेसिफिक काम है डॉक्यूमेंटेशन। MS एक्सेल क्या करेगा, MS एक्सेल काम करेगा, लेकिन किस में काम करेगा, केवल कैलकुलेशंस का काम करेगा। तो कैलकुलेशन का काम करना है तो उसके लिए MS एक्सेल के पास जाएंगे। अगर मुझे पावर पॉइंट चाहिए तो उसके लिए अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन देना है तो ऑब्वियसली हम लोग पावर पॉइंट के पास जाएंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक काम करते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शंस और प्रोवाइड्स फंक्शंस दैट मच मोर देन द बेसिक ऑपरेशंस। जो मैंने कहा है वही चीज़ें हैं कि ये एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है। किस काम के लिए बनाया है, स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर कहता है इट इंक्लूड्स कई सारी चीज़। देखिए जो प्रोसेसर्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए जो है हम लोग देखते हैं या पहचानते हैं। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये स्पेसिफिक टास्क, देखिए हमेशा स्पेसिफिक टास्क में वो आ रहा है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। कुछ इसके फीचर्स भी हैं, क्या क्या हैं, तो भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ टू परफॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड टास्क, जैसे प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल, हर के लिए अलग अलग हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोस्टली द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ बिग, जनरली जो है सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा होता है, सो इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस, इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ मोर इंटरैक्टिव फॉर द यूजर, सो इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड डिज़ाइन। तो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वो ज़्यादा इंटरैक्टिव है, मतलब हम लोग कम्युनिकेट करना है तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए ही कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग बातें जिससे करेंगे ऑब्वियसली वो हमारे नज़दीक होगा, वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे लिए इजी होगा, हमारे लिए समझने के लिए, और हम ही लोग उसको फ्रेम भी करते हैं, उसको बनाते भी हैं, तो ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is more interactive for the user, so it is easy to use and design। आगे देखेंगे कि और क्या है, the application software is easy to design and understand। application software is written in high level language। हमेशा याद रखिएगा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है that is written in low level language, but जो application software है it is written in high level language, है ना। application software is written in high level language। अब ये जो है आपका application software हो गया। अब आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, मैंने बार बार बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर दो सॉफ्टवेयर्स विच कम्स इन बिल्ट, हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिल्ट होकर के आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिल्ट होने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि भैया जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा उसके साथ जो बन के आएगा, सामने सामने जो बनेगा वो आपको दिखेगा, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बनकर आता है, उसी के साथ लगकर आता है। जैसे कई सारे एंटीवायरसेस जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, जैसे विंडोज़ डिफेंडर विंडोज़ के साथ ही आता है ना। कई सारे आपके ऐसे डिवाइसेस, जैसे मान लिया हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं, पेन ड्राइव जैसे ही लगाते हैं तो आपका जो USB है उसको रीड कर लेता है आपका कंप्यूटर और आपको बताता है कि यस नाउ योर डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़। इसका मतलब क्या है कि आपने पेन ड्राइव जो लगाया वो अब यूज़ में है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर वो पेन ड्राइव आपके यूज़ में है, अगर ये बातें सही है
तो क्या उसकी जगह हम लोग कीबोर्ड नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। कीबोर्ड जब लगाएंगे तो भी वो अगर डिवाइस रेडी हो जाएगा तो बोलेगा, वो बताएगा हमें, क्या बताएगा? नाउ योर डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़। तो वहाँ पे हम लोग USB में चाहे हम लोग पेन ड्राइव लगा लें, चाहे कीबोर्ड लगा लें, माउस लगा लें, सबको वो रीड करेगा और रीड करके बताएगा कि अब आपका डिवाइस अब रेडी है, हम लोग अब इस पर काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है समझिएगा। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर आपके नए डिवाइसेस जो बाहर से हार्डवेयर हम लगा रहे हैं, प्रिंटर लगा रहे हैं, कीबोर्ड लगा रहे हैं, माउस लगा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। सबको वो पढ़ पाता है, समझ पाता है कि अभी कौन सा डिवाइस लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि उसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो पहले से मौजूद है ना। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमेशा कंप्यूटर सिस्टम के साथ लग के आते हैं और हम लोग जो है उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर दो सॉफ्टवेयर्स which comes with operating system and help us to perform the task। यही चीज़ लिखा हुआ भी है। This is the type of system software that supports the computer infrastructure। Utilities help the operating system to perform tasks such as data security to keep the computer running effectively। Utilities are third-party tools such as antivirus, file compression software। या इसका मतलब कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दिए हैं, तो इसको आपको कर लेना है। इफ़ यू हैव नॉट डन इट प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम की चीज़ है, ये काफ़ी आपको मदद करेगा। तो व्हाट आर सॉफ्टवेयर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स को डिस्कस कीजिए, ठीक है। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? ये देखिए, राइट द डिफरेंट स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ बिलो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन बताना है किसका? विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, लिनक्स का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हमें इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चाहिए या फिर हमें कैसा इंस्टॉलेशन करना है, ये हमें डिसाइड करना होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इंस्टॉलेशन कैसा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि इंस्टॉलेशन कैसा होगा। सबसे पहला इंस्टॉलेशन क्या है? बिफोर वी बिगिन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इंस्टॉल यू वुड लाइक टू परफॉर्म। तो सबसे पहले ये हमें पता करना होगा कि हमारा इंस्टॉलेशन कैसा होगा। अब हमारा इंस्टॉलेशन कैसा होगा ये चीज़ पता करने के लिए सबसे पहले है हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन 1। तो ये ऑप्शन 1 है। ये ऑप्शन 1 कैसा ऑप्शन है? सो देखिए, ऑप्शन 1 है यू वांट टू अपग्रेड टू विंडोज़ 10। सबसे पहला हमें विंडोज़ को अपग्रेड करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमें एक क्लीन इंस्टॉलेशन चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले अगर इंस्टॉल्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम तो उन चीज़ों को भी हमें सेव करना है। तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि हमें कम्प्लीटली एक नया इंस्टॉलेशन करना है और नया इंस्टॉलेशन के साथ साथ हमें बाकी की सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है। तो ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो आपको दिया गया है पॉइंट नंबर 2 देखिए, इंसर्ट द विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन DVD। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे विंडोज़ 10 DVD प्लेयर को। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो इंसर्ट द विंडोज़ 10 है ना, इंसर्ट द विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन DVD, यहाँ पर विंडोज़ 10 के इंस्टॉलेशन DVD को डालेंगे एंड बूट योर कंप्यूटर फ्रॉम द DVD। और उस DVD से हम लोग बूट करेंगे कंप्यूटर को। जैसे ही कंप्यूटर को बूट करेंगे हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा जो नीचे ये दिख रहा है, ये देखिए विंडोज़ वाला ये ऑप्शन आएगा, जिसमें क्या करेंगे हम लोग? लैंग्वेज सेलेक्शन करेंगे। जब लैंग्वेज सेलेक्शन कर लेंगे उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा ये देखिए एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपका लाइसेंस एग्रीमेंट मिल रहा है। यहाँ पे एक्सेप्ट द
लाइसेंस एग्रीमेंट एंड क्लिक नेक्स्ट। लाइसेंस एग्रीमेंट मिलेगा हमें, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर क्लिक कर देंगे। व्हेन आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन यू वुड लाइक टू चूज़, तो यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल को चूज़ करेंगे। यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल है। अब वहाँ पे जो है हमें इस वही ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में से चूज़ करना होगा कि किस टाइप का इंस्टॉलेशन हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कि व्हेन आस्क्ड व्हाट इंस्टॉलेशन वुड यू लाइक टू चूज़, इंस्टॉलेशन विंडोज़ ओनली पहला, और ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3। तो कौन सा चूज़ करना है, तो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में से कोई चूज़ करेंगे। व्हेन आस्क्ड टू चूज़ ड्राइव टू इंस्टॉल टू फॉलो द नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू द चॉइस। अब जब आपका जो आप ऑप्शन चूज़ करोगे तो उसके बाद जितना भी स्टेप्स दिया गया है उसमें नेक्स्ट करते जाएंगे और हमारी चीज़ें आती जाएंगी। जैसे ऑप्शन 2 क्या था हमारे पास, आपको याद होगा, ऑप्शन 2 था चूज़ द ड्राइव विद द लार्जेस्ट टोटल साइज़। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे लार्जेस्ट साइज जिसका है उसके लिए जाएंगे। दिस इंडिकेट्स द ड्राइव दैट करेंटली हैज़ योर ओल्ड विंडोज़। अगर पहले से कोई विंडोज़ है स्थित, तब जो है हम क्या करेंगे, पहले से अगर कोई विंडोज़ है तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, हम लोग सीधा उसको क्लिक ऑन द ड्राइव एंड क्लिक नेक्स्ट बीइंग इंस्टॉलेशन। तो पहले वाला चीज़ जो अगर हमें रखना है तो सीधा हम लोग उस पर सेलेक्ट करेंगे और उसको नेक्स्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो है ऑप्शन 3 ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ऑप्शन 2 नहीं चूज़ करना है और ऑप्शन 3 चूज़ करना है जिसमें कि कम्प्लीटली एक नया इंस्टॉलेशन होना चाहिए और बाकी की चीज़ें हमें डिलीट करनी है, तो वो काम भी हम यहाँ कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो ये तीनों ऑप्शन हैं। अब इसके बाद देखिएगा, ये देखिए, अगर हम लोग डिलीट करते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर डिलीट के लिए आ जाता है आपके पास, है ना। यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला जो आपके पास दिख रहा है, क्या है ये है आपके पास कि हम लोग अगर कोई नया पार्टीशन करना चाहते हैं या पहले से कोई पार्टीशन है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर ड्राइव को सेलेक्ट करो, जो ड्राइव सेलेक्ट करना है वहाँ आप करो, नहीं तो फिर यहाँ इसके लिए हम न्यू में जाएंगे, एक नया ड्राइव बनाएंगे, मतलब पार्टीशन क्रिएट करेंगे। पार्टीशन को क्रिएट करना है। अगर पार्टीशन को क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को में न्यू, यहाँ पर जब ऐसा विंडो दिखेगा हमें तो न्यू को टाइप करेंगे, वरना पहले से अगर है और हम चाहते हैं कंप्लीटली ख़त्म कर दें तो इसको डिलीट ऑप्शन में जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ऑप्शन। हमें बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है, हमें पहले का कुछ भी नहीं रखना है। तो जितना भी चीज़ दिख रहा है उसको डिलीट करेंगे, सीधा डिलीट करेंगे तो इससे डिलीट हो जाएगा। योर कंप्यूटर में रीस्टार्ट मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। कई बार कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट होगा, बार बार शुरू होगा, और उसके बाद फाइनली व्हेन यू विल सी द स्क्रीन बिलो, ये वाला जब स्क्रीन दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपका कंप्लीट हो गया है इंस्टॉलेशन, और अब उसमें आप आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं। मतलब ये कि कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन हो गया है और उसके बाद यहाँ पर आप उसमें आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। यू विल देन सेट योर अकाउंट नेम, मतलब अपना अकाउंट बनाएंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे, अकाउंट नेम एंड पासवर्ड, एंड द इंस्टॉलेशन विल बी कंप्लीट। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये केवल और केवल विंडोज़ के लिए है। लेकिन अगर हम बातें करें लिनक्स की, तो लिनक्स का भी इंस्टॉलेशन है जो कि थोड़ा डिफरेंट है। अब लिनक्स को कैसे करेंगे इंस्टॉल, वो देखिए दोनों में से कोई एक आ सकता है। या तो आएगा आपको विंडोज़ को इंस्टॉल करने, नहीं तो आएगा आपको क्या, लिनक्स को इंस्टॉल करने। अब यहाँ पर हम लोग विंडोज़ के इंस्टॉलेशन की बातें कर चुके हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग लिनक्स के इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिनक्स के इंस्टॉलेशन है, तो लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत कम चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्डवेयर्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिनक्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है। अनलाइक विंडोज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव
लेटेस्ट वर्जन ऑफ द पेंटियम सीरीज़। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लेटेस्ट वर्जन का पेंटियम होना चाहिए, मतलब प्रोसेसर होना चाहिए। पुराना भी रहेगा, बिल्कुल चलेगा लिनक्स के लिए। लिनक्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर पर ही चलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो लिनक्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन पेंटियम क्लास प्रोसेसर, किसी भी पेंटियम क्लास प्रोसेसर पे चल जाएगा। देयर आर स्टिल सिस्टम्स रनिंग ऑन 80836। यहाँ पर 80386 एक ऐसा प्रोसेसर, बहुत पुराना प्रोसेसर है जहाँ की आज भी हम लोग उस पर लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर 80486 ऐसे प्रोसेसर्स हैं जिस पर कि हमें लिनक्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्लॉपी डिस्क में भी किया जा सकता है। सोचिए 1.44 MB का फ्लॉपी डिस्क होता है, उसमें भी हम लोग कर सकते हैं CD रोम की मदद से, या फिर एक CD रोम रहेगा उस पर भी चल जाएगा। कम से कम जो हार्ड ड्राइव होना चाहिए, मतलब जो हार्ड डिस्क होना चाहिए, उसमें 900 MB का स्पेस होना चाहिए, मतलब 1 GB से भी कम का फ्री स्पेस होना चाहिए, तो आपका ये सिस्टम बड़ा बढ़िया चलता है, ठीक है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रैम इज़ 16 MB। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 16 MB का है, बट 64 MB ऑफ रैम इज़ मिनिमम इज़ प्रीफर्ड। लेकिन जनरली 64 MB 64 MB का जो रैम है, मतलब रैम सोचिए ना, 64 MB मतलब 100 MB से भी कम रैम चाहिए। 64 MB का भी रैम रहेगा, आराम से हमारा लिनक्स चलेगा। तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है। कई बार केवल यही पूछा जा सकता है, व्हाट आर द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स टू इंस्टॉल लिनक्स। तो हमारे पास उसका आंसर ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्री इंस्टॉलेशन टास्क। तो देयर इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन द बायोस दैट विल टेल यू। तो यहाँ पर हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास जो है कुछ काम है करने के लिए जो हमें करना होगा। इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे? तो इंस्टॉलेशन करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट टास्क हैं, पहले से प्री इंस्टॉलेशन टास्क हैं, उसको हमें करना पड़ेगा। देयर इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन द बायोस। सबसे पहले हम लोग बायोस में जाएंगे। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इसमें हम लोग जाएंगे और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जाके कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंज करेंगे? सबसे पहले CD रोम से वो चले, तो ऐसा बूटिंग डिवाइस जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो बूट डिस्क में जा कर के और CD रोम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद और क्या करेंगे? तो ऐसे कई सारे वेज हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग बिगिन कर सकते हैं अपना प्रोसेसिंग इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग OS को क्या करेंगे? बूट स्ट्रैप में डालेंगे। तो वही है कि अगर हम लोग चाहें तो पेन ड्राइव को भी बूट बना सकते हैं। बूटिंग हम लोग पेन ड्राइव से भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर CD रोम से कराया जा रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जैसे ही हम लोग CD रोम से बूटिंग कराएंगे तो हमें चूज़ करना पड़ेगा। यही आपका बायोस सेटअप है। देखिए यहाँ पे बायोस सेटअप लिखा हुआ है, Phoenix बायोस सेटअप। तो ये बायोस सेटअप है, इसी में आएगा कि भाई हम लोग CD रोम को चूज़ करना चाहते हैं, हार्ड डिस्क को चूज़ करना चाहते हैं, क्या चूज़ करना चाहते हैं। तो चूँकि हमारा CD रोम है तो CD रोम को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे इंस्टॉलेशन मीडिया है, कई सारे इंस्टॉलेशन मीडिया दिए गए हैं। द ईजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू डू एन इंस्टॉलेशन विद CD। तो CD से सबसे पहले जो है नेसेसरली हो जाता है, बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है, इसीलिए हम लोग CD को चूज़ करेंगे। ये वाला है, ठीक है। एकदम बिल्कुल फोटोग्राफ के साथ समझाया हुआ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आराम से आपको समझ में आना चाहिए। हर चीज़ को मैंने फोटोग्राफ के थ्रू समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन मीडिया है, मैंने बता दिया है कि इंस्टॉलेशन के लिए CD पहले डालेंगे, फिर क्या करेंगे? लिनक्स को हम लोग नेटवर्क कनेक्शन से भी खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग CD से कर रहे हैं। लिनक्स कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम फाइल्स। फाइल्स से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं जहाँ पर हम लिनक्स को रख देंगे और वहाँ से भी किया जा सकता है इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए तो और भी सारी चीज़ें बताई गई है। ये देखिए सेलेक्ट करेंगे हम लोग एप्रोप्रिएट। जब वो सब सिलेक्शन कर लेंगे तो जब इंस्टॉलेशन शुरू होगा तो सबसे पहले पूछा जाएगा लैंग्वेज, जैसा कि विंडोज़ में पूछा गया था। विंडोज़ में भी यही लैंग्वेज पूछा गया था और उसमें हमने चूज़ किया था इंग्लिश।
तो यहाँ पर भी इंग्लिश चूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे दो और चीज़ का सिलेक्शन होता है, कीबोर्ड का और माउस का। तो यहाँ पे कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है और माउस को भी। माउस कौन बटन वाला है, 3 बटन वाला है, तो 3 वाला चूज़ करेंगे। यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो 104 कीबोर्ड है, 105 कीज़ है, कितना कीज़ है उसमें वो सिलेक्शन करना है, तो वो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो इन दोनों का सिलेक्शन करने के बाद ही आप इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे तो अ विंडो विल बी डिस्प्ले टू चूज़ माउस एंड कीबोर्ड दैट इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर, और उसके बाद वो ऑटो डिटेक्शन करेगा। फाइनली जब स्टार्ट होगा इंस्टॉलेशन तो कई सारे सेटिंग्स उसमें इंस्टॉल होंगे। उसके बाद सेलेक्ट द सेटिंग्स फॉर द सिस्टम, कई सारे सेटिंग्स को आपको चूज़ करना होगा। चूज़ द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, कैसा इंस्टॉलेशन चाहते हैं, सर्वर बनाना चाहते हैं या फिर क्लाइंट बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाना चाहते हैं, मतलब मेन सिस्टम बनाना चाहते हैं, या फिर क्या चाहते हैं, या क्लाइंट बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो ये है कि बड़ी बात ये नहीं है कि ये इंस्टॉलेशन करना, उसमें फिर जैसे पार्टीशन हम लोग विंडोज़ 10 में करते हैं, पार्टीशन यहाँ भी किया जाएगा। सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए कई सारे और स्टेप्स दिए जाएंगे और नेक्स्ट करते जाना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये कई सारे स्टेप्स दिए गए हैं, इनको आपको बखूबी पढ़ लेना है और उसको याद रखना है ताकि आप आगे का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे वो आप लिख सकें, है ना। कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स भी लास्ट में आता है, सिक्योरिटी सेटिंग्स भी हम लोग कर सकते हैं। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस देयर विल बी अ प्रॉम्प्ट टू क्रिएट द रूट पासवर्ड, कुछ रूट पासवर्ड्स भी लगाएंगे हम लोग, है ना, और ऑप्शंस टू क्रिएट यूजर अकाउंट्स, ताकि यूजर अकाउंट बना सकें। फिर यहाँ पर भी एक यूजर अकाउंट बनेगा। इफ़ देयर इज़ ओनली वन यूज़र, अगर कोई एक यूज़र है तो वही एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। तो दिस इज़ हाउ द होल थिंग्स इज़ कंक्लूडेड। मतलब अभी मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और फिर लिनक्स का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। नाउ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, काफ़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा, या तो लिनक्स या तो यूनिक्स, या तो लिनक्स या तो विंडोज़। तो दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा, इसको कर ही लेना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्लीज़ ले लीजिए ताकि मैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकूं। ये देखिए नया क्वेश्चन। इस बार जो क्वेश्चन है वो है यूनिक्स शेल से आप क्या समझते हैं, उसके डिफरेंट कमांड्स को लिखें। तो यूनिक्स शेल क्या है, देखिए यूनिक्स शेल को यहाँ पर दर्शाया गया है। वंस यू हैव अंडरस्टूड द लेवल ऑफ विंडोज यू माइट then consider exactly how you interface with the computer to execute basic Unix commands। तो अगर आप विंडोज़ के बारे में जान गए हैं तो आप लिनक्स के बारे में भी कई सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लिनक्स काम करेगा। अब ये लिनक्स जो है काम करने के लिए हमेशा लिनक्स में हम लोग क्या करते हैं, कमांड देना पड़ता है। तो कई सारे कमांड्स, चूँकि ये कमांड प्रॉम्प्ट से काम करता है, कमांड के थ्रू हम लोग जो है लिनक्स में काम करते हैं, तो वो कमांड्स तो हमें कुछ ना कुछ याद रखने पड़ते हैं। तो वही कमांड्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि यूनिक्स शेल क्या है। तो ये क्या है, अ शेल इज़ अ प्रोग्राम। शेल क्या होता है, एक प्रोग्राम है शेल, विच कैन रन विद इन एन एक्स टर्म। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्स टर्म के साथ कहने का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब लिनक्स इंस्टॉल्ड रहेगा तभी ये चल सकेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो एक्स टर्म उसी में बोला जाता है। इट इज़ नॉट ओनली अ कमांड इंटरप्रेटर, ये केवल कमांड इंटरप्रेटर ही नहीं है, बट ऑल्सो कैन बी यूज एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको, लिनक्स को या फिर यूनिक्स को। तो यूनिक्स शेल जो है क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बेसिक यूनिक कमांड्स दिए हुए हैं। ये यूनिक्स कमांड्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे sh है, sh डॉट, तो sh से क्या होता है, दिस इज द बेसिक यूनिक्स सेल। तो बेसिक यूनिक्स सेल को हम लोग .sh का प्रयोग करेंगे,
है ना। तो .sh जब लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक शेल के बारे में बातें कर रहे हैं और हमें उसके फीचर्स के बारे में जानना है। तो sh इज़ बेसिक यूनिक्स शेल, याद रखिएगा। sh कमांड .sh कमांड इज यूज फॉर यूनिक्स शेल, है ना। फिर आगे देखिएगा .csh क्या है। अब sh क्या था, बेसिक यूनिक्स सेल था। अब इस यूनिक्स सेल में अगर हम C का प्रयोग करते हैं, C प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, तो उसको CSH बोलेंगे, मतलब C शेल, ठीक है। अगर उसी C सेल में हम लोग थोड़ा सा और एडवांस चलें तो यहाँ पर जो है एक्सटेंडेड C सेल, जैसे अगर C का एडवांस वर्जन यूज़ करना है तो उसके लिए TCSH का प्रयोग करेंगे, तो .TCSH। तो यहाँ पे .TCSH का मतलब है एक्सटेंडेड C सेल विच कंटेन्स मेनी। तो सिंपल है ना, SH तो केवल शेल जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर C का प्रोग्रामिंग .CSH, अगर थोड़ा एडवांस C की प्रोग्रामिंग .TCSH। तो ये तीनों तो पूरा याद रहेगा, है ना। लास्ट में है बैश .BASH, वो है हाइब्रिड। किसका किसका हाइब्रिड है, तो जो C प्रोग्रामिंग है मतलब CSH जो है उसका, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दिस इज अ हाइब्रिड बिटवीन SH, जो SH शुरू वाला है इसका, और प्रेफरेबली बाय द पीपल ऑफ द बोर्न। यहाँ पे देखिएगा बिटवीन TCSH लिखा हुआ है, TCSH और SH, मतलब जो SH है पहला वाला और तीसरा वाला, इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है कौन सा, बैश BASH .BASH। याद रखिएगा, पहला वाला SH और तीसरा वाला TCSH, इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो एक नया बन गया BASH। तो याद रखना है, पहला क्या है, पहला आपका SH है जिसमें कि प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। C प्रोग्रामिंग करना हुआ तो .CSH है। अगर प्रोग्राम एडवांस करना है, C का एडवांस करना है तो .TCSH, ठीक है। और अगर उसके बाद हमें दो चीज़ को मिक्स करके यूज़ करना है, जैसे शेल कमांड SH हो गया और उसके बाद TCSH, दोनों को मिक्स करके करना है तो हमारे पास .BASH है। ये चार कमांड आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, राइट इट्स डिफरेंट कमांड्स, तो आपका ये आंसर भी पूरा हो जाता है। बड़ा ही छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक पेज का आंसर है, याद कर लीजिए। डेफिनेट है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि कई बार से नहीं पूछे गए हैं 1-2 सालों से, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए शेल के बारे में बताया गया है कि शेल क्या है, और शेल के बारे में जो है कई सारे वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है वही चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो शेल क्या है और शेल के ये कमांड्स हैं, ठीक है। देयर आर 4 शेल करेंटली, तो वही चीज़ें हैं, देयर आर 4 शेल करेंटली, तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉमन यूनिक्स कमांड। कुछ कमांड्स ऐसे हैं जो यूनिक्स कमांड है, जैसे मैंने आपको काम करके दिखाया था cat, तो ये प्रिंट कंटेंट्स द फाइल इन द कमांड विंडो। कमांड विंडो पर अगर कोई काम करना है तो cat फाइल से करेंगे। cd चेंज डायरेक्टरी के लिए होता है, cp कॉपी करने के लिए होता है। कौन सा चीज़ को कॉपी करेंगे, एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ फाइल इनटू फाइल 2, मतलब इस फाइल का कंटेंट को कॉपी करना है फाइल 2 में, तो वो cp कमांड से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से mkdir है, mb है, mkdir मेक डायरेक्टरी के लिए, mb मूव करने के लिए, एक फाइल को दूसरे फाइल में मूव करने के लिए mb का प्रयोग करते हैं। rm का प्रयोग करते हैं रिमूव या डिलीट करने के लिए फाइल को, और rmdir करते हैं किसी डायरेक्टरी को, मतलब किसी फोल्डर को। डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर, तो इस फोल्डर को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग जो है इस rmdir का प्रयोग करते हैं। तो ये 4-5 कमांड्स हैं, है ना, जो कि आपको शेल पहले बता दिया गया, शेल का क्या क्या वो फंक्शनैलिटी है वो बता दिया गया, और उसके बाद जो है आपका इसका कुछ कॉमन यूनिक्स कमांड्स बता दिए गए हैं। तो यही आपका आंसर है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 1-2 पेज का है, बहुत आसान है और बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर।
ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है एंड प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 में इससे ज़्यादा और कुछ भी करने को नहीं है, एक ही पेज का है और इसमें ये पूछा जा सकता है कि VI एडिटर क्या होता है। तो VI एडिटर वर्क्स विथ यूनिक्स। VI एडिटर किसके लिए होता है? यूनिक्स के लिए होता है और हमेशा जब भी यूनिक्स काम करेंगे तो वहाँ पे VI एडिटर मतलब व्यू एडिटर, VI का मतलब व्यू है ना। तो व्यू एडिटर, देयर आर मेनी वेज टू एडिट फाइल्स इन यूनिक्स, बहुत सारे एडिटिंग फाइल्स हैं। तो उसी तरीके से एक एडिटिंग टूल यहाँ पर भी है VI एडिटर। जैसे हमारे पास हमारे विंडोज़ में भी एडिटर्स होते हैं। कौन कौन से एडिटर हैं? नोटपैड एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटर है। तो उसी तरीके का एडिटर लिनक्स में भी तो होगा, यूनिक्स में भी तो होगा। तो वो एडिटर क्या है? तो यहाँ पे एडिटर जो है VI एडिटर है, वर्क्स इन यूनिक्स, यूनिक्स के साथ काम करते हैं। देयर आर मेनी वेज टू एडिट फाइल्स इन यूनिक्स। एडिटिंग फाइल्स यूजिंग द स्क्रीन ओरिएंटेड टेक्स्ट एडिटर VI इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज। यहाँ पर जो VI एडिटर है वो सबसे बेहतर और उम्दा तरीका है किसी भी फाइल को एडिट करने का तरीका जो है सबसे बढ़िया है। ठीक है, VI इज़ जनरली कंसिडर्ड द डिफैक्टो स्टैंडर्ड यूनिक्स। तो यहाँ पर जो है VI सबसे जिसको कहते हैं ना कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो VI एडिटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, इट्स इम्प्लीमेंटेशन आर वेरी सिमिलर अक्रॉस द बोर्ड। मतलब ये VI एडिटर जो है हर जगह उसकी फंक्शनैलिटी सेम ही है। जैसे एग्जांपल, अगर हम लोग Ctrl+C करते हैं कॉपी होता है, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+C से कॉपी होता है तो यहाँ भी Ctrl+C से कॉपी ही होगा। मतलब चीज़ों को सेम रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि दोनों एडिटर है, अगर दोनों में हम अलग अलग काम करते हैं तो चीज़ें बदल जाएगी ना। एक में Ctrl+C से हो रहा है, दूसरे में Ctrl+F से हो रहा है। अब Ctrl+F से अगर हम दूसरे में कर पा रहे हैं तो पहले में Ctrl+F से कुछ और भी होता है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें हैं वो ओवरऑल एक जैसी रखी गई हैं ताकि हम लोग फंक्शनैलिटी के साथ उलझ ना सकें, है ना। तो इट्स इम्प्लीमेंटेशन आर वेरी सिमिलर अक्रॉस द बोर्ड। इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू रिसोर्सेज, बहुत कम रिक्वायरमेंट है इसका। सिंस आपका जो देखते होंगे कि हमारा जो लिनक्स है वही जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उस लिनक्स को का ही इंस्टॉलेशन जो हम करते हैं यही कम स्पेस लेता है, बहुत कम रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली जो हमारा VI एडिटर है ये ज़्यादा स्पेस कैसे ले सकता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज़ कर सकता है, क्योंकि लिनक्स तो चलना है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये लिनक्स के लिए है। ठीक है, इट इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली दैन अदर एडिटर्स। बहुत सारे एडिटर हैं लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली कौन है? VI एडिटर है जो कि लिनक्स पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए VI एडिटर, VI फाइल नेम। VI फाइल नेम से क्या होता है? क्रिएट्स न्यू फाइल इफ़ इट इज़ ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई नया फाइल बनाना है तो VI अब फाइल नेम लिख देंगे। फाइल नेम का मतलब क्या होता है? VI और फाइल नेम, सोहन, मोहन, रोहन, कुछ भी नाम लिख देंगे तो समझ जाइए कि वो फाइल नेम है ना। इट क्रिएट्स अ फाइल ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज ओपन्स अ न्यू एग्जिस्टिंग। अगर मान लिया पहले से स्टोर्ड है उस नाम का तो वही फाइल खुल जाएगा, नहीं है तो एक नया फाइल उस नाम का बना देगा। VI R फाइल नेम। R फाइल नेम क्या होता है? ओपन्स एन एग्जिस्टिंग फाइल इन द रीड ओनली मोड। अब ये जो बनता है वो केवल रीड ओनली करना है तो VI R क्या लिखेंगे? VI R। तो ये सब कमांड्स हैं। व्यू फाइल नेम अगर करते हैं तो इसमें भी केवल रीड कर सकते हैं। तो मतलब दो तरीका है, एक VI R करके और एक व्यू फाइल नेम करके। तो ये दोनों ही तरीका है जो कि रीड ओनली मोड में ही खुलता है। देखिए रीड ओनली मोड यहाँ भी है, रीड ओनली मोड यहाँ भी है। तो ये दोनों इक्वल है, एक ही है, सेम चीज़ें। तो यही आपका है कि VI एडिटर क्या होता है और किस तरीके से जो है हम लोग VI एडिटर के साथ काम कर सकते हैं। कई बार क्लास में भी समझाया गया है, आज भी मैंने समझाया है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा एंड आई होप एंड आई बिलीव दैट यू आर वर्किंग हार्ड। बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम टाइम है, ऑलरेडी एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं कल से। तो भाई आप लोग जो है बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें और कई सारी भी चीज़ें हैं जो कि आप उसके लिए करते जाएं। जब आपका ये वीडियो तो आपके पास रहेगा, एग्ज़ाम से पहले भी आप देख सकते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आप एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ये वीडियोस और किस तरीके से हमारा मेहनत
आपका सार्थक हुआ या नहीं, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया या नहीं। इससे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग जो है सीख पाते हैं, और आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं, लगे हुए हैं। प्लीज़ वर्क अकॉर्डिंगली। कभी ये मत समझिए कि आपको छोड़ दिया गया है, आपके लिए कुछ नहीं किया गया है, आप जो है बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं। बिल्कुल ना सोचें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं वो आप ही के लिए बनाए गए हैं, आपके लिए बनाए गए हैं, और आपको ही इसका फ़ायदा मिल सकता है। प्लीज़ यूटिलाइज दीज डेज and work hard. All the best. Thank you and have a nice day. Bye bye.